अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है। इसका श्रेय आपको जाता है। आपने मोदी जी पर विश्वास किया, कमल के फूल पर आपने विश्वास किया, कमल के फूल का विश्वास आज आपको विकास के रूप में मिल रहा है। भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की, कामाख्या माता की, कामाख्या माता की, जानकी माता की, जानकी माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। कामाख्या धाम में विधानसभा रुधौली की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही वीरांगना झलकारी बाई की इस भव्य दिव्य अश्वारोही प्रतिमा के अभी लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री चंद्रभानु पासवान जी, अमित सिंह चौहान जी, अभय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राधेश्याम त्यागी जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक सेंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री शीतला प्रसाद शुक्ल जी, ब्लॉक प्रमुख राजीव तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में रुधौली विधानसभा और आसपास से जुड़े हुए सभी उपस्थित नागरिक बहनों और भाइयों, आज मुझे रुधौली विधानसभा क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण, मां कामाख्या धाम में दर्शन करने और देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर वीरांगना झलकारी बाई के इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले मां कामाख्या के इस धाम को नमन करते हुए रुधौली विधानसभा और कामाख्या क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज यहां पर लोकार्पण हो रही 72 परियोजनाओं और शिलान्यास के लिए 54 परियोजनाओं के शिलान्यास होने के अवसर पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक को बधाई देता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम सब अपने भारत की उस अमर वीरांगना को, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस पूरे अभियान में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई कोरी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से और रुधौली क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीर और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा का भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है और उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारीबाई और वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। पीएसी की 3 नई बटालियन वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पर, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गठित की और तीनों बटालियन में केवल और केवल बेटियां भर्ती होंगी, यह भी सुनिश्चित किया है। यह भी प्रदेश सरकार ने तय किया, जहां पर भी ये पीएसी की बटालियन गठित हो रही है, वहां पर इन तीनों वीरांगनाओं की, जिसके नाम पर होगा उस वीरांगना की अश्वारोही प्रतिमा वहां पर स्थापित होगी, जो नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी, राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणा देगी। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, देश की आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्र नायकों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए देश की आजादी के लिए उस समय समर्पण भाव के साथ काम किया था। 1857 का समर आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के रूप में जाना जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी लौ जलाई। चिंगारी बैरकपुर बंगाल से निकल करके मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। झांसी में इस झंडे को बुलंद किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वाला की बात है कि 1858 में धोखे से, कुछ लोगों के धोखे से महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई।
अन्यथा देश का इतिहास कुछ और होता। गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, उनका अपना एक अमर इतिहास है। देश के अंदर और उत्तर प्रदेश ने इस पूरी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 1857 के बाद अंग्रेजों ने जिस कहरता के साथ क्रांतिकारियों के और भारत के युवाओं को दबाने का कुत्सित प्रयास किया था, उसे भारत का युवा उससे दबने वाला नहीं था। उसके लिए तो देश की आजादी ही सर्वोपरि थी। और देश की आजादी के लिए उसने कहीं चोरी, गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना को अंजाम दिया, कहीं पर लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया। और जब भी देश के अंदर आजादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं ने, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आह्वान किया, भारत का नौजवान बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। अंग्रेज ज्यादा दिन ठहर नहीं पाए। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ और आज हम सब गौरवशाली हैं। यह देश आजाद है। एक नए भारत के रूप में नए उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं और डबल इंजन सरकार अब विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। बहनों और भाइयों, जो कार्य आज दिखाई दे रहा है, हो रहा है, वास्तव में यह कार्य 1947 में प्रारंभ हो जाना चाहिए था। 1947 में आज आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देशवासियों का आह्वान किया कि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो इसके लिए हमें 25 वर्ष की एक बड़ी कार्य योजना को ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। 25 वर्ष 2022 में मोदी जी ने कहा था। इसके लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना होगा, लगना होगा, एक एक व्यक्ति को कार्य करना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? पंच प्रण का संकल्प हर एक भारतीय को लेने के लिए आह्वान किया था। 5 प्रण। पहले गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, विरासत का सम्मान करना, अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी आस्था के केंद्रों के प्रति, उनके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार प्रयास करना। उसके मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करना। मोदी जी ने तीसरी बात जो लोगों के लिए कहा, वह कहा था हम सबको सावधान होना होगा बांटने वाले ताकतों से जो विभाजित कर रहे हैं। इसके लिए एकता पर बल देना, सामाजिक एकता पर, सामाजिक एकता ही, मजबूत सामाजिक एकता ही सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता का आधार बन सकता है, इस पर ध्यान देना। मोदी जी ने कहा कि हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण बनने वाले वर्दीधारी फौज के जवानों को और उन शहीदों के प्रति जिन्होंने देश के लिए अपना
सब कुछ बलिदान कर दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव और सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। आज हम वीरांगना झलकारी बाई का स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस वीरांगना ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया। हम अवंतीबाई लोधी का स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस वीरांगना ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया था। हम वीरांगना उदा देवी पासी का इसलिए स्मरण कर रहे हैं क्योंकि इस वीरांगना ने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। हम महाराजा सुहेलदेव का इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने आक्रांताओं को उनकी भाषा में जवाब दिया और भारत की अखंडता को और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। हम महाराजा बिजली पासी को इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करके उन्हें उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा करके उन्हें बाहर करने का काम किया। यही है अपने वीरों और वीरांगनाओं के प्रति, यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव। हम चैन से सोते हैं तब जब हमारा सैनिक सीमाओं की रक्षा करता है, लगातार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, तब चैन की नींद हम सो पाते हैं, सुरक्षा के एक बेहतरीन वातावरण में विकास कर पाते हैं। और उसके लिए मोदी जी ने कहा कि यह कार्य हमें करना होगा। पांचवी बात जो उन्होंने कही वो कही थी, नागरिक कर्तव्य। जो जिस क्षेत्र में है वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने लग जाएगा, परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। एक ग्राम प्रधान अपने ग्राम प्रधान के विकास के लिए, एक क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य अपने क्षेत्र पंचायत के विकास के लिए, एक जिला पंचायत अपने जिला पंचायत के लिए, एक नगर पालिका का पार्षद अपने वार्ड के लिए, चेयरमैन अपने नगर पंचायत के लिए, विधायक अपने विधानसभा के लिए, सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, एक शिक्षक अपने विद्यालय के लिए, एक छात्र अपने पाठ्यक्रम के लिए, एक व्यापारी विशुद्ध व्यापार के अपने कर्म को, एक अन्नदाता किसान अपने खेतीबाड़ी को। ये सभी अलग अलग क्षेत्र का व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में कार्य करने लग जाए, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने लग जाए, परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जो ये प्रगति की है, ये प्रगति उसी का परिणाम है, सामूहिकता का परिणाम है, सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आज उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश को लोग आज से 10 वर्ष पहले बीमारू कहते थे, जिस उत्तर प्रदेश के नाम पर कोई पहचान नहीं थी, जहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, जिस उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जहां पर बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उत्सव के पहले जिस उत्तर प्रदेश में उपद्रव हो जाता था, आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है। इसका श्रेय आपको जाता है। आपने मोदी जी पर विश्वास किया, कमल के फूल पर आपने विश्वास किया। कमल के फूल का विश्वास
आज आपको विकास के रूप में मिल रहा है, विरासत के रूप में मिल रहा है, एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में मिल रहा है, एक नई अयोध्या के रूप में मिल रहा है और एक नई रुधौली के रूप में मिल रहा है। आप मुझे बताओ ना, आपने रामचंद्र यादव को विधायक बनाया, मैं 2017 में भी आया था, मैं 2022 में भी आया था। आपने रामचंद्र यादव जी को अपना विधायक बनाया तो देखो वीरांगना झलकारी बाई कोरी की इतनी भव्य प्रतिमा की स्थापना हुई। कामाख्या धाम नगर पंचायत बन गया। यह तो ग्राम पंचायत थी, ये नगर पंचायत बन गई। शीतला प्रसाद शुक्ल जी हमारे अध्यक्ष भी बन गए यहां के। आप देखो ठीक सामने कितनी शानदार विवाह मंडपम बना है। कोई गरीब की शादी ब्याह हो, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, आसानी से नगर पंचायत के द्वारा यहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के कार्यक्रम कर सकता है। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। आप सोचो, ये जो सड़कों का जाल है, ये जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, ये जो स्कूली केंद्र बन रहे हैं, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बन रहे हैं, हर गरीब को फ्री में राशन का लाभ मिल रहा है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। जिन लोगों ने 2017 के पहले शासन किया था, आखिर उन लोगों ने कामाख्या धाम को नगर पंचायत क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं उन्होंने विवाह मंडपम बनाया? क्यों सड़कें नहीं बनाई? क्यों उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर पैनल गरीबों को उपलब्ध करवाए? क्यों गरीब को तब राशन नहीं मिल पाता था? क्योंकि उन लोगों में संवेदना नहीं थी, इच्छा शक्ति भी नहीं थी, कर भी नहीं सकते थे। उनके लिए आपका कोई मायने नहीं, उनके लिए तो केवल अपना परिवार ही सब कुछ है। नौकरी मिलेगी तो उनके खानदान को, सुविधा मिलेगी उनके खानदान को, सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्यों लगाते? क्योंकि उनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही फुर्सत नहीं था। उनकी सोच ही कब्रिस्तान तक सीमित थी। वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा कैसे लगा सकते थे? याद करिए 2017 के पहले जब मैं आया, मैंने यहां का उत्साह देखा। कितना उत्साह, कितनी स्फूर्ति, इतनी भीषण गर्मी में भी बाहर टेंपरेचर 45 डिग्री से ऊपर, और तब भी नौजवानों में हौसला है, उत्साह है। क्योंकि अब हम नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के वासी हैं। पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। अब देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं तो बहनों और भाइयों, अब हम अगर बोल दें कि यूपी के हैं, खुश, और आपने कह दिया कि अयोध्या के हैं, तो अगला व्यक्ति आपको गले से लपकने के लिए उतावला दिखाई देता है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर, जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस
अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वह मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे।
ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। आज के इस अवसर पर मैं बधाई दूंगा रुधौली के अपने विधायक श्री रामचंद्र यादव जी को और उनकी पूरी टीम को। अयोध्या का विकास तब हो पाया जब हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय थे, लगातार सहयोग किए, प्रशासन के साथ मिलकर के टीम भावना के साथ आगे बढ़े। परिणाम हम सबके सामने आया। आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है, और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या सोलर नगरी बन गई है, सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या की 4 लेन इनको अच्छी नहीं लगती। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनको अच्छा नहीं लगता। निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा इनको अच्छा नहीं लगता। माता सबरी के नाम पर भोजनालय, गरीबों को मिलने वाले और तीर्थयात्रियों को मिलने वाले भोजनालय इनको अच्छे नहीं लगते। मां सरयू के आंचल में बनी हुई राम जी की पेड़ी इनको अच्छी नहीं लगती। अब इनको पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा का भव्य स्वरूप इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो राम विरोधी थे। ये लोग कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या के इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। कैसे? और उन्होंने मनोज पांडे को धिक्कार करके बाहर कर दिया। आज मनोज पांडे हमारी सरकार में मंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया। प्रभु राम का स्मरण करने पर उनको वहां से दुत्कारने का काम किया था। आज वे प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग कभी अयोध्या नहीं आए, अयोध्या से इनको परहेज है, लेकिन अयोध्या को बदनाम करने की नियति से ये लोग किस किस प्रकार का बाना ओढ़ेंगे, इसको देखते रहिए। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज यहां पर इतनी परियोजनाएं, 126 परियोजनाएं
एक विधानसभा की, एक ही विधानसभा में 126 परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और अभी तो अयोध्या की कार्य योजना और बनने जा रही है, उस कार्य योजना में रुधौली भी है। ये सभी परियोजनाएं आएंगी तो अयोध्या, रुधौली तो एकदम अयोध्या के नजदीक होने का लाभ तो ले ही रहा है। मां सरयू और मां यहां पे गोमती नदी के बीच में इतनी पवित्र स्थल, इन सब के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम ये डबल इंजन सरकार करेगी। आप सबको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, हमारे सभी विधायकगण जो भी मेहनत कर पा रहे हैं, जो भी प्रयास करके ला पा रहे हैं, ये मेहनत उनकी है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपने उनको चुन करके भेजा है। और जब सही फैसला करते हैं तो परिणाम भी सही आता है, अच्छा काम का अच्छा नतीजा आ जाता है। और उसी अच्छे काम के नतीजे को ध्यान में रख करके हम सब आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। डबल इंजन सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सबके लिए, आप सबका आह्वान करेगी कि हम सभी मिल करके डबल इंजन की भाजपा सरकार को और ताकत दें, जिससे वह आपको और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपना प्राणपण से कार्य कर सके। इसी विश्वास के साथ मैं आज इन सभी परियोजनाओं को रुधौली की जनता जनार्दन को समर्पित करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने यहां मां कामाख्या के इस पवित्र धाम को देखा है, हमने महसूस किया यहां विकास होना चाहिए, धाम को स्वरूप अच्छा आना चाहिए। मैं विधायक जी से इसका प्रस्ताव मांगूंगा और उस प्रस्ताव को हम आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र में खुशहाली लाएं, सुख और समृद्धि को आगे बढ़ाने में उनकी कृपा बनी रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।